कश्मीर नामा। अशोक कुमार पांडे की कश्मीर नामा हिंदी में कश्मीर के इतिहास पर एक पथ प्रदर्शक किताब है। यही किताब हिंदी जगत की दरिद्रता दूर कर सकती है। कश्मीर के अतीत और वर्तमान की समझ को लेकर हमारे चारों ओर जो खौफनाक चुप्पी पसरी है उसे तोड़ने की कोशिश करती है यह किताब। इस किताब के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कश्मीर हर हिंदुस्तानी की जबान पर मौजूद रहता है। थोड़ी असहजता के साथ ही सही, ऐसी दर्जनों किताबें पहले ही हिंदी पाठकों के सन्मुख होनी चाहिए थी। कश्मीर को अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियों के शिकंजे से बचाया जा सकता है और ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जिससे लोग यह विचार कर सकें कि कश्मीर से भारत को आखिर क्या मिला है और भारत ने कश्मीर में क्या किया है। तो करेंगे पुस्तक पर बात, लेकिन उससे पहले if you have not subscribed to our YouTube channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you can get all our updates. Well, I am Radhika and you are watching me on BookBuzz. 90 के दशक के आखिरी वर्ष और इस सदी के पहले 1.5 दशकों में तमाम कोशिशों के बावजूद कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं। देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव के कारण और सैन्य विचारधारा के प्रभावी होने के साथ साथ कश्मीर में भी जो बदलाव आए, उन्होंने तमाम सकारात्मक कोशिशों पर पानी फेर दिया। भारत सरकार की ओर से कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने और बातचीत द्वारा मुद्दे को हल करने की पहली कोशिश 4 नवंबर 1995 को हुई, जब पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राष्ट्र के नाम पर संबोधन में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 6 सालों में कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के चलते बहुत कष्ट सहे हैं। लोगों ने कितनी हिंसा झेली है जो मौतों और तबाही में तब्दील हुई है। हजारों लोग अपने घर परिवार से दूर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अच्छे पड़ोसी संबंधों और मानवीय व्यवहार तथा शिष्टाचार के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है। जम्मू और कश्मीर राज्य और उसके निवासी भारत के वैविध्यपूर्ण अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हम उनके कष्टों को बिना बोले नहीं समझ सकते। हम राज्य में शांति हो, किसी को आंखों से आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें 370 को जारी रखने, भारतीय संविधान के तहत स्वायत्ता देने और सदर ए रियासत तथा वजीर आजम का संबोधन फिर से देने, राज्य के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक पैकेज के साथ साथ राज्य का बंटवारा न करने तथा शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए कश्मीर समझौते के तहत आगे बढ़ने की बात हुई। इसे लेकर कश्मीर में कोई सकारात्मक माहौल नहीं बना और यह नेशनल कॉन्फ्रेंस तक को प्रभावित करने में असफल रहा, लेकिन इसने आगे बढ़ने का रास्ता तो खोला ही। नरसिम्हा राव शर्बीर शाह को कश्मीर चुनावों में हिस्सा लेने के लिए राजी करना चाहते थे। यह दिल्ली की किसी अलगाववादी नेता को मुख्य धारा में लाने की पहली कोशिश थी, लेकिन शब्बीर ने टाल मटोल के चलते यह संभव नहीं हुआ। नरसिम्हा राव के पास बहुत समय था भी नहीं। मई 1996 के चुनावों में कांग्रेस हार गई। जम्मू और कश्मीर में इस चुनाव का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार हुआ, लेकिन उसी साल जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और राष्ट्रपति शासन के लंबे दौर का अंत हुआ। देश की नई गठबंधन सरकार ने नवंबर 1996 में राज्य की आंतरिक स्वायत्ता को परिभाषित करने के लिए एक राज्य स्वायत्ता कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष करण सिंह को बनाया गया। कमेटी शुरू से ही विवादों में रही। अब्दुल्ला परिवार और करण सिंह की अनबन जग जाहिर थी। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हस्तक्षेप का आरोप लगाकर करण सिंह ने अगस्त 1997 में इस्तीफा दे दिया, तो क्षेत्रीय स्वायत्ता पर बनी एक उप समिति के अध्यक्ष बलराजपुरी को समिति से हटा दिया गया। 2000 में जब समिति की रिपोर्ट आई तो केंद्र में वाजपेयी की सरकार आ चुकी थी। राज्य विधानसभा से पारित इस रिपोर्ट को एनडीए की सरकार ने खारिज कर दिया। असल में सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस रिपोर्ट से कोई खुश नहीं था, ना वाजपेयी, न जम्मू और न कश्मीर का विपक्ष और ना ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
इस दौर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन जो बड़ा परिवर्तन आया था वह था लोगों का आतंकवाद के प्रति मोहभंग। इसलिए आतंकवादियों ने इस दौर में अपनी रणनीति बदली। कारगिल युद्ध के बाद 1999 से 2003 के बीच उन्होंने फिदायीन या आत्मघाती हमलों की नीति अपनाई। 1999 के मध्य से 2002 के अंत तक ऐसी कम से कम 55 घटनाएं हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के 161 लोग और 90 फिदायीन मारे गए। इन फिदायीनों में अधिकांश लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से घुसपैठ करके आए आतंकवादी थे। नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल पर हुआ हमला इस तरह से किए गए हमलों की आखिरी कड़ी था। यह 1990 से 1995 की युद्ध जैसी स्थितियों से अलग स्थिति थी और श्रीनगर पहले की तुलना में काफी सामान्य था। पर्यटक एक बार फिर घाटी का रुख करने लगे थे और व्यापार के लिए बेहतर स्थितियां बन रही थी। 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए आतंकवादी संगठनों की मदद मुश्किल होते जाने के साथ ही कश्मीर फिदायीन हमले की घटनाएं लगभग बंद हो गई। लेकिन संघ परिवार वाजपेयी के इन प्रयासों से खुश नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी वर्ष में गुजरात के गांधीनगर में हुई आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में जम्मू और कश्मीर के लिए सहायता के किसी प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया गया तो बाला साहेब ठाकरे ने भी सुर में सुर मिलाया। यही वजह थी कि मंत्रिमंडल ने वह प्रस्ताव खारिज कर दिया था। नूरानी आगरा वार्ता की असफलता का आरोप पार्टी में हार्डलाइनर माने जाने वाले तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी पर लगाते हैं, तो आरएसएस तथा बजरंग दल जैसे संगठन उस पूरे दौर में कश्मीर को लेकर जो भाषा बोल रहे थे वह सरकार की भाषा से भिन्न थी। यही नहीं, 2005 से 2006 में जब मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ कश्मीर समस्या के समाधान के बहुत करीब थे, तब भाजपा ने उसका सहयोग करने की जगह बाधाएं पहुंचाई। 25 जनवरी 2004 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने मनमोहन सिंह की नीतियों की तीखी आलोचना की, तो कभी हुर्रियत से बातचीत की पहल करने वाले वाजपेयी ने मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में आश्चर्यजनक रूप से 3 आरोप लगाए। पहला, शांति प्रक्रिया बहुत ज्यादा कश्मीर केंद्रित हो गई है। दूसरा, यह आतंकवाद पर खामोश है। और तीसरा, हुर्रियत को महत्व दिया। इन चुनावों में लगभग 45% मतदान हुआ और आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें जीती। पीडीपी को 16 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने पीडीपी का साथ चुना और इस तरह न केवल मुफ्ती का कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न अंततः कांग्रेस के सहारे ही पूरा हुआ, बल्कि आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सत्ता चुनावों से बदली। कांग्रेस और पीडीपी के बीच 3-3 साल तक सत्ता में रहने का समझौता हुआ था और इसके तहत 2005 में गुलाम नबी आजाद कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। दोनों दलों के बीच पहली दरार तक पड़ी जब पीडीपी के एक विधायक मुर्तजा खान ने एक निजी बिल प्रस्तुत किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर की लड़कियों को बाहरी व्यक्ति से शादी करने पर संपत्ति के अधिकार तथा नागरिकता से वंचित करने का प्रस्ताव था। यहाँ पाठकों को 2002 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का यह फैसला याद होगा, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य की महिलाओं की नागरिकता किसी भी मनुष्य से विवाह करने से सुरक्षित रहेगी। 6 मार्च 2004 को कानून मंत्री मुजफ्फर बेग ने विधानसभा में इस आशय का बिल प्रस्तुत किया। 1991 से 95 के बीच कश्मीर में आतंकवाद के चरम स्थितियों के अलावा यह यात्रा लगभग निर्बाध रूप से चलती रही है। अक्टूबर 2000 में राज्य के तत्कालीन पर्यटन मंत्री एस सलातिया ने यात्रा के प्रबंधन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के निर्माण का विधेयक प्रस्तुत किया और फरवरी 2011 में राज्य सरकार ने बोर्ड का गठन कर लिया। 2004 में बोर्ड ने पहली बार बालटाल और चंदनवाड़ी में जंगलात विभाग के अधीन 3642 कैनाल जमीन की मांग की और अगले 3 वर्षों तक मामला जंगताल विभाग, हाईकोर्ट और श्राइन बोर्ड के बीच कानूनी टकरावों में फंसा रहा। लेकिन कांग्रेस ने इस बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया और अंततः यह बिल पास न हो सका।
गुलाम नबी आजाद के पद ग्रहण के बाद उभरे अमरनाथ श्राइन बोर्ड विवाद ने गठबंधन में दरारें और गहरी कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।